आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैथ का चैप्टर नंबर 5 है ना, इंट्रोडक्शन टू इक्लोइड्स ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 5 है, 5 है। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इक्लोइड्स ज्योमेट्री। और ये चैप्टर में थोड़ा सा हमको जो है ना, प्रैक्टिकल तो उतना इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट इसमें ज़्यादा है ना। तो हमको समझना पड़ेगा कि आखिर इक्लोइड्स ज्योमेट्री है क्या। वैसे ही हम लोग समझेंगे कि जिस प्रकार से हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथ का, तो पहले उसके हम लोग बेसिक को समझ लेते हैं ना। उस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग पहले इंट्रोडक्शन टू इक्लोइड्स ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर हम लोगों को ये पढ़ना क्यों है ना। इसके पीछे का हिस्ट्री क्या रहा है, क्या इतिहास रहा है कि आज हम लोगों को इक्लोइड्स ज्योमेट्री पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा देखो, तो इसके चैप्टर में छुपा हुआ है एक नाम, इक्लोइड। इसका मतलब हुआ कि इक्लोइड कोई ऐसा इंसान रहे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर बना दिया, आपको क्लास 9th में डाल दिया कि पढ़ना है आपको क्लास 9th में। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इक्लोइड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे ही, इसके साथ ही साथ ये जानेंगे कि आखिर इक्लोइड थे कौन, है ना, उन्होंने ज्योमेट्री हमको क्यों दिया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इक्लोइड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू इक्लोइड्स जियोमेट्री, चैप्टर का नाम। यदि गौर दिया जाए इस सेंटेंस पे, चैप्टर के हेडिंग पे, तो एक वर्ड है जियोमेट्री, है ना, एक वर्ड है जियोमेट्री। समझते हैं कि आखिर क्या है, यहाँ से समझते हैं क्योंकि उधर हमको कुछ अभी लिखना पड़ेगा। तो इस्तेमाल हम लोग इसका शुरुआत जो है ना यहीं से करते हैं, जियोमेट्री से। एक वर्ड है जो है जियोमेट्री। देखो, जियोमेट्री जो है ना वो दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है जियो, जियो कौन सा जियो GEO, JIO नहीं, जियो। तो ये हमारा बना हुआ है पहला जियो से, GEO, और दूसरा हमारा है मेट्री, METRY। ये हमारा यहाँ से मेट्री निकलता है, लेकिन आप मेट्री आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, METREIN, ऐसे ही है ना कुछ, है ना। चलो, तो आप दोनों लिख सकते हैं, मेट्री और मेट्री दोनों इस प्रकार से, दोनों सेम ही, उच्चारण तो दोनों का सेम ही है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा जियोमेट्री, दो अलग अलग वर्ड से निकला हुआ है, पहला जियो है और दूसरा हमारा है मेट्री। इस जियो का मतलब होता है, इस जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ, EARTH, अर्थ यानी कि पृथ्वी, है ना। मेट्री का मतलब होता है टू मेजर। अब इसका मतलब क्या हो गया, यदि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, अर्थ टू मेजर निकलेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जियोमेट्री चैप्टर है ना, यानी कि ये जो जियोमेट्री है, इसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज को इस्तेमाल नापने के लिए करते हैं? अर्थ को नापने के लिए। तो क्या अर्थ को हम पूरा नाप, मतलब कि क्या गोल गोल घूमेंगे और अर्थ को नापेंगे? कैसे, क्या कुछ इस प्रकार का? क्या नहीं, अर्थ पे जो चीज प्रेजेंट है ना, इसको हम लोग नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं जियोमेट्री का। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में हमको जाना पड़ेगा कि आखिर ये जियोमेट्री हमारा शब्द आया कहाँ से। ठीक है ना, अब देखो, जियोमेट्री का इस्तेमाल आज हम लोग किस रूप में करते हैं? जियोमेट्री का आज इस्तेमाल हम लोग अपने सर्किल को पढ़ते हैं वहाँ पे करते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ते हैं वहाँ पे करते हैं, ट्रायंगल को पढ़ते हैं वहाँ पे करते हैं, क्वाड्रिलेटरल को पढ़ते हैं वहाँ पे करते हैं, पैरेललोग्राम को पढ़ते हैं वहाँ पे करते हैं। यानी कि आज के दौर में ज्योमेट्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन जब ये ज्योमेट्री का इन्वेंशन किया गया था, उस समय पे केवल ये कहा गया था कि ज्योमेट्री जो है ना वो अर्थ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि जो धरती पे हमारा जो भी चीज़ है, जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, तालाब हो गया, पोखर हो गया, है ना, इस प्रकार का जमीन हो गया, जमीन को नापना है,
तो इन सारे चीज़ों को नापने के लिए, मेजर करने के लिए जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया वो हमारा कहलाया जियोमेट्री। लेकिन आज के दौर में जियोमेट्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है अर्थ टू मेजर, ये कब का दिया हुआ है? ये बहुत पहले का दिया हुआ है ना। और बहुत पहले के लोग जो थे हमारे, जो मैथमेटिशियन थे, वो केवल यही समझते थे कि जियोमेट्री का इस्तेमाल हम लोग केवल जो धरती पे प्रेजेंट है ना उसी को करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आज देखो कितना ज़्यादा इसका यूज है। मैथ में जितना भी हमारा ब्रांच है सभी में लगभग इसका यूज है ना। सर्किल, क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और भी अलग अलग चीज़ें, सभी में इसका इस्तेमाल है ना। ज्योमेट्री आपके सामने आ गया, लेकिन ज्योमेट्री आपके सामने आने से पहले ना इसके पीछे का हिस्ट्री बहुत तगड़ा है। ज्योमेट्री जो आप पढ़ रहे हैं, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके पीछे का इतिहास हम लोग जानते हैं। एक दो बात और जान लेते हैं, ज्योमेट्री का इस्तेमाल और जान लेते हैं थोड़ा सा। मोहनजोदारो मूवी देखे हो, जिसमें कि ऋतिक रोशन रोल किए हुए हैं? नहीं देखे हो? चलो कोई दिक्कत नहीं। मोहनजोदारो में वहाँ का जो बिल्डिंग है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना, नाला है, वहाँ का जो अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, वहाँ का जो अनाज रखने वाला जो बॉक्स है, वो इस प्रकार से मेजर करके बनाया गया है ना, जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इतना समय पहले मैथ इतना ज़्यादा डेवलप था क्या। आज हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई चीज़ बनाते हैं तो कुछ कुछ नाप नाप के बनाते हैं ना। जैसे यदि हम ये बोर्ड खरीदे होंगे तो नाप के खरीदे होंगे कि भाई हमको ये बोर्ड चाहिए, इसका मेजरमेंट ये होना चाहिए ना। यदि क्लास का साइज है तो हमको मालूम होगा कि इसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो हमको क्लास का ऐसा साइज लेना था। इस प्रकार से हम लोग लिए हुए हैं। तो मोहनजोदारो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ज्योमेट्री को समझने के लिए। मोहनजोदारो मूवी यदि आपको कभी मौका मिले देखने का तो आप देखिएगा कि वहाँ का जो सिस्टम था ना उस समय पे, जो सिस्टम आज हम लोग देखते हैं अपने कंट्री में, नाला वाला सिस्टम, एकदम गोदाम वाला सिस्टम, अपने घर में अनाज कैसे रखना है वो वाला सिस्टम, बिल्डिंग कैसे बनाना है एकदम एकदम पूरी सिस्टमेटिक वे में, ये वाला सिस्टम, ये आपको मोहनजोदारो मूवी से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उस समय पे जो मोहनजोदारो हुआ होगा, उस समय पे मोहनजोदारो में बहुत ही ज़्यादा ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया हुआ था, बिल्कुल था भी। और वहाँ पे हर एक चीज़ सटीक था, हर चीज़ को नाप नाप के बनाया गया था, है ना, मेजर कर करके बनाया गया था। तो वो था हमारा ज्योमेट्री का इस्तेमाल वहाँ पे। लेकिन आजकल ज्योमेट्री का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा तक आगे भी करते हैं इसका इस्तेमाल, ठीक ना। चलो अब समझते हैं कुछ बातों को जो कि ज्योमेट्री में आपको समझ में आना चाहिए। ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं ना, ये ज्योमेट्री को लाने में सबसे यदि पहला किसी का हाथ है, किसी मैथमेटिशियन का हाथ है, तो वो है हमारा थेल्स। थेल्स एक ऐसे इंसान हुए जिन्होंने ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पहली बार दुनिया को दिया। कहा कि देखो भाई, ज्योमेट्री कुछ ऐसा है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि मैथ आप सिस्टम रूप में समझ पाएं, यानी कि बेहतर तरीके से समझ पाएं, तो आपको ज्योमेट्री इस प्रकार से है, आप इसको समझ लीजिए। तो पहला इंसान हमारा इसमें कौन हुआ? थेल्स, पहला इंसान थेल्स हुआ। इन्होंने ज्योमेट्री को लेकर कुछ अपना कॉन्सेप्ट दिया, अपना थ्योरी था जो इनको समझ में आया उस समय पे। इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया बच्चों को, यानी कि दुनिया संसार को दिया, और संसार उसको आज पढ़ती है ना। तो थेल्स से पहले इंसान जिन्होंने ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हमको दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत ज्योमेट्री में अपना योगदान आगे चल के किया पाइथागोरस ने। किन्होंने किया? पाइथागोरस ने किया। मतलब ये कि जो कमी थेल्स वाले में रह गया होगा, जो थेल्स नहीं दे पाए होंगे, और जो पाइथागोरस को लगा होगा कि ज्योमेट्री में कुछ और भी ऐड होना चाहिए, है ना, तो ये दे दिया कॉन्सेप्ट किसने? पाइथागोरस ने दे दिया। तो इसके बाद जो हमारा आया वो इंसान था कौन? पाइथागोरस। और पाइथागोरस का हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग पढ़ते ही हैं। तो इन्होंने दिया था पाइथागोरस थ्योरम। और आप जो आज पढ़ते हैं ना, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस का ही दिया हुआ था, ठीक ना। तो इन्होंने भी अपना कुछ कॉन्सेप्ट दिया ज्योमेट्री में, जो इनको समझ में आ पाया इन्होंने दिया इस चीज को, है ना।
इसके बाद हमारे आते हैं इक्लोइड भाई साहब। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों के कामों को देखो, जब ये हुआ ना, जब इन्होंने अपना कुछ कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने अपना कुछ कॉन्सेप्ट दिया, तो लोगों को समझ में नहीं आने लगा कि किसका माने कॉन्सेप्ट। ये कुछ और कह रहे थे, ये कुछ और कह रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि माने तो माने किसका, ज्योमेट्री यदि सीखे तो सीखे किसका, इसका सीखे या इसका सीखे, समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। अब आते हैं हमारे तीसरे ग्रेट मैथमेटिशियन इक्लोइड। कौन आते हैं अब, पाइथागोरस के बाद आते हैं इक्लोइड। इक्लोइड जो थे ना, वो एक मैथ का टीचर थे। क्या थे, टीचर थे। ये इक्लोइड हमारा एक टीचर थे। आप लिख सकते हैं अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स के टीचर थे, और ये मेनली हमारे जो इक्लोइड भाई साहब थे, ये हमारे इजिप्ट से बिलोंग करते थे, इजिप्ट से, ठीक है ना। और ये मैथ के बहुत बड़े अच्छे खासे टीचर थे, इनके पास मैथ का अच्छा खासा नॉलेज था, है ना। उसके बाद देखो, अब इक्लोइड ने कहा कि देखो भाई, तुम दोनों जो थ्योरी दिए हो ना, बिल्कुल सही है, ये होना भी चाहिए, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तुम दोनों के थ्योरी को, तुम दोनों ने जो दिया है, उन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, एक साथ मिलाएंगे। तो क्या इक्लोइड ने केवल इन दोनों के कामों को मिला दिया क्या? नहीं, बिल्कुल इन्होंने इन दोनों के काम को एक साथ जोड़ा तो था ही था, साथ ही साथ इन्होंने अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। जिस प्रकार से इन दोनों ने अपना ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, कुछ ना कुछ थ्योरी दिया, उसके साथ ही साथ इक्लोइड ने भी अपना कुछ ना कुछ उसमें कॉन्सेप्ट दिया, और उसके साथ ही साथ इसका और इसका, इन तीनों का मिला के कंबाइन कर दिया, ठीक है ना। अब ये चीज़ आपको समझना है, ठीक ना, ये चीज़ आपके बुक में भी है। जब इसके और इन्होंने जब भी अपना कुछ कॉन्सेप्ट दिया होगा, इन तीनों को जब इन्होंने कंबाइन कर दिया, एक साथ मिला दिया, तो जो इनका काम था ना, काम क्या था इनका मेनली, इसका मेनली काम था इन तीनों को जोड़ देना। इन्होंने भी कुछ कॉन्सेप्ट दिया, तो इनका जो वर्क था, वो वर्क हमारा कहलाया एलिमेंट्स। क्या कहलाया? एलिमेंट्स। ये समझने वाली बात है। एलिमेंट्स हमारा क्या था मेनली, यदि आपसे कोई पूछे कि एलिमेंट्स हमारा क्या है, एलिमेंट कुछ नहीं है, इन दोनों के काम को इन्होंने कंबाइन कर दिया, उसी को हम लोग कह दिए एलिमेंट्स। नहीं, एलिमेंट केमिस्ट्री में अलग चीज है, यहाँ पे अलग चीज है। इसलिए हम कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड के मायने बदल जाते हैं, है ना। चलो खैर, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स यदि कोई पूछे क्या है, इन दोनों के वर्क को कंबाइन किया हुआ एक अलग सा फॉर्म है, हमारा एलिमेंट कहला गया, है ना। उसके बाद इस एलिमेंट में, यानी कि ये जो इन दोनों का जो वर्क है, इस एलिमेंट में हमारे 13 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 13 पार्ट, 13 पार्ट्स, 13 पार्ट्स। देखो ये हम क्यों समझा रहे हैं, हम जाते तो डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए समझा रहे हैं ना ताकि आपको इक्लोइड के पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि आखिर ज्योमेट्री आया कैसे, है ना। तो एलिमेंट्स का 13 पार्ट था। इसका मतलब ये हो गया कि इसका सारा का वर्क मिला के कितना पार्ट? 13 पार्ट। और हर एक पार्ट को इक्लोइड ने कहा बुक, हर एक पार्ट को। ये थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा कि बुक तो हमारा एक नॉर्मल सा एक सिंगल बुक होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग पार्ट को, यानी कि हर एक पार्ट को इन्होंने क्या कहा? बुक कहा। इसका मतलब क्या? यदि 13 पार्ट तो 13 बुक, है ना। तो each part was called book। हर एक पार्ट को उन्होंने क्या कहा? बुक कहा। तो सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि इक्लोइड ज्योमेट्री के एलिमेंट्स में कितने बुक थे? 13 बुक थे। 13 बुक बोलो या फिर 13 पार्ट बोलो, बात तो हमारा सेम है ना। तो ये हो गया हमारा बुक के बारे में और पार्ट के बारे में, ठीक ना। लेकिन इसका जो पहला बुक था ना, यानी कि जो पहला पार्ट था, इसमें इन्होंने
23 डेफिनेशन दिया, 23 डेफिनेशन। समझना इस चीज को ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं। इन 13 पार्ट में से जो इसका पहला पार्ट था, या फिर आप पहला बुक बोल लीजिए, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसके एलिमेंट में 13 पार्ट थे और 13 पार्ट को उन्होंने अलग अलग को बुक कहा, है ना। तो 13 बुक हो गया हमारा। तो इसका जो पहला बुक था, यानी कि आप पहला पार्ट जो कह सकते हैं, उस पहले पार्ट में इन्होंने टोटल 23 डेफिनेशंस दिया था। टोटल कितना डेफिनेशंस? 23 डेफिनेशंस। 23 डेफिनेशंस दिया था। आप अब यहां से सोच सकते हैं कि ज्योमेट्री कितना बड़ा कॉन्सेप्ट रहा होगा। हालांकि क्लास 9-10 में तो आपको अभी फिलहाल बहुत कम पढ़ाया जाएगा ज्योमेट्री के बारे में, ये तो बेस आपका मजबूत होगा। अब जरा सोचो, जिस एलिमेंट में 13 पार्ट हो, यानी कि 13 बुक हो, और एक बुक में 23 डेफिनेशन हो। 23 डेफिनेशन क्या है? मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि 23 अलग अलग चीजों के बारे में उन्होंने पहले वाले बुक में बताया है ना। अलग अलग चीजों के बारे में 23 अलग अलग चीजों के बारे में बताया है। तो ये केवल पहले बुक का बात है, अभी 12 बुक बाकी है ना। लेकिन हम लोगों को इस क्लास में इस 23 डेफिनेशन को नहीं पढ़ना है, केवल 7 डेफिनेशन को पढ़ना है, केवल 7 डेफिनेशन को। हालांकि है तो 23 आपके बुक में, लेकिन 23 नहीं है। लेकिन टोटल कितने डेफिनेशंस हैं? 23 डेफिनेशंस हैं। लेकिन क्लास 9 तक फिलहाल अभी आपको केवल 7 डेफिनेशंस आपके पढ़ने हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो, तो हम लोग एक एक करके 7 डेफिनेशंस को पढ़ लेंगे, और आज का हमारा हेडिंग होगा इक्लुइड्स डेफिनेशन, है ना। 23 डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, केवल 7 डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हमारा हो जाएगा इक्लुइड्स डेफिनेशंस। उन्होंने 23 अलग अलग चीजों के बारे में बताया था इक्लुइड्स ने पहले वाले बुक में। क्या है वो 23 अलग अलग चीज? डेफिनेशन मतलब कि क्या क्या उदाहरण है, जानते हैं इसके बारे में जरा। चलो, तो हम लोग शुरुआत अपना यहां से कर लेते हैं। पहला इसका क्या है, कोई बताओ अपने बुक में से देख के। एक मिनट, अ पॉइंट, एक मिनट, अ पॉइंट is that a point is that which has no part। सबसे पहला डेफिनेशन इनका यही था, और इनका जो भी डेफिनेशन था ना, आज पूरा दुनिया मानती है ना। पहला क्या है, समझने वाली बात है, आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि क्लोइड्स का पहला डेफिनेशन क्या था, 6वां डेफिनेशन क्या था, 7वां डेफिनेशन क्या था, ये पूछा भी जा सकता है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए पहले, और इसको समझने की भी जरूरत है, ठीक है ना। देखो, पहला है कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि यदि कोई पॉइंट है तो इसका कोई पार्ट ही नहीं है, कोई हिस्सा ही नहीं है। क्या सही बात है क्या? इसका कोई पार्ट नहीं है। जैसे यदि हम कहें, चलो एग्जाम्पल, ये मार्कर है ना, ये हो गया इसका पीछे वाला पार्ट, ये हो गया इसका आगे वाला पार्ट, ये इसके उधर वाला पार्ट, ये इसके इधर वाला पार्ट। मतलब कि इसका अलग अलग पार्ट है, हिस्सा है। तो क्या पॉइंट का कोई पार्ट है क्या? कोई पार्ट नहीं है पॉइंट का। जैसे इसमें तुम्हारा अलग अलग पार्ट है, एक इधर का हो गया, एक इधर का हो गया, एक इधर का हो गया, एक पीछे का हो गया, अलग अलग हिस्सा है ना, इसका अलग अलग पार्ट है हमारा। लेकिन इन्होंने कहा ना कि एक पॉइंट का कोई हिस्सा ही नहीं होता है, इसका यानी कि कोई पार्ट ही नहीं है। सही बात है। ये देखो, बिल्कुल कहीं एकदम भटका हुआ सा पॉइंट लग रहा है, इसका कोई भी पार्ट आपको नजर नहीं आएगा, आगे पीछे नीचे ऊपर आगे दाएं कुछ भी नहीं है। सही बात कहा इसका मतलब, है ना। तो एक पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है। ये हो सकता है कि यदि हम लोग इसको देखें इधर से ऐसे, तो आपके लिए लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट, लेकिन इसका तो कोई पार्ट ही नहीं है। समझ गए बात को? तो ये हो गया हमारा पहला डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा डेफिनेशन बताइए क्या है। A line is
ब्रेथलेस लेंथ। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई लाइन है उसमें लेंथ तो होगा लेकिन ब्रेथ नहीं होगा, मतलब कि लंबाई तो होगा चौड़ाई नहीं होगा। नहीं नहीं, देखो लाइन का मतलब होता है ना बहुत पतला सा लाइन। ये तो हम लोग मार्कर इतना मोटा है ना, मार्कर इतना मोटा है कि आपको इतना नजर आ रहा है, लेकिन ये प्योर लाइन नहीं है। प्योर लाइन का मतलब होता है कि बहुत छोटा, एकदम बहुत पतला सा लाइन है ना। हालांकि इसको यदि मेजर करें तो हमारा ब्रेथ निकल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि मार्कर मोटा है ना। अब क्या हम यदि चौक से लिख दें तो क्या चौक अलग चीज हो जाएगा, हमारा बड़ा सा लाइन खींचा जाएगा, उसका ज्यादा चौड़ाई हो जाएगा। लेकिन यदि एक्चुअल में देखा जाए, सही मायने में यदि देखा जाए, तो किसी भी लाइन का जो होता है ना वो लेंथ तो होता है, उसको आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसकी चौड़ाई कितनी है आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, है ना। वैसे भी यदि आप इसके चौड़ाई को नापेंगे तो इसके चौड़ाई को आप नहीं नाप रहे होंगे, इसके हाइट को आप नाप रहे होंगे। समझ रहे बात को? तो किसी भी लाइन का ब्रेथ नहीं होता है, उसका लेंथ केवल होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया दूसरा इसका डेफिनेशन। तीसरा डेफिनेशन क्या है बताइए? The ends of a line are points. The ends of a line are points. यानी कि एक लाइन का जो एंड होता है ना हमारा, देखो एक लाइन है, ये इसका यहाँ पे अंत हो रहा है, ये इसका यहाँ पे अंत हो रहा है। कह रहा है ना कि जहां पे अंत होगा ना वहां पे पॉइंट होगा। क्या सही बात है क्या? ये लाइन हमारा जहां पे खत्म हो रहा है, एक बार यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक बार यहाँ पे खत्म हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है ना वहां पे पॉइंट होगा। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारे पॉइंट से मिलके ही तो हमारा लाइन बनता है ना। जैसे यदि मान लो यदि हमारा बहुत सारा पॉइंट है और यदि इस पे हम एक लाइन खींच दें तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, तो शुरुआत किसी एक पॉइंट से ही करेंगे ना। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे तो वो हमारा पॉइंट ही हुआ, और ख़त्म भी यदि हम लोग करेंगे तो किसी पॉइंट पे जाके ही ख़त्म करेंगे। तो शुरुआत भी हुआ पॉइंट से, ख़त्म भी हुआ पॉइंट से हमारा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट जब भी एक लाइन ख़त्म होता है ना, एंड होता है, तो वो लाइन पॉइंट पे ही ख़त्म होता है, क्योंकि हमारा लाइन भी क्या है, पॉइंट से ही मिलके बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना हर चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा क्या है? स्ट्रेट लाइन is a line which lies evenly with the points on itself. क्या है देखो, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. सही बात है। यदि एक लाइन है, यदि कोई एक लाइन है तो वो किस पे लाई कर रहा होगा? पॉइंट पे कर रहा होगा, क्योंकि हमको मालूम है बहुत सारे पॉइंट को मिलाने से ही हमारा एक लाइन बनता है। तो देखो हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा लाइन है ना, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट के मदद से हमारा लाइन बनता है। तो ये हो गया हमारा, ये भी सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। पांचवा बताइए क्या है? A surface is that which has length and breadth only। मतलब ये कि यदि एक कोई सरफेस है तो उसका केवल लेंथ और ब्रेथ होता है ना। चलो जानते हैं जरा। देखो यदि हमारे पास ये एक बुक है, बुक को मत देखो क्योंकि इसका तो ब्रेथ भी है, केवल इसका सरफेस देखो। सरफेस का बात कहाँ है ना, यानी कि ऊपर वाला केवल हिस्सा। तो क्या ऊपर वाले हिस्से में आपको लेंथ और ब्रेथ के अलावा भी कुछ नजर आ रहा है क्या? हो सकता है कि आप इसको ऐसे देख रहे हैं तो ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया। ऐसे देखेंगे
तो इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया, है ना। तो वही कहा गया है कि एक सरफेस का, किसी भी सरफेस का केवल और केवल लेंथ हो सकता है और ब्रेथ हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। एग्जांपल देख लेते हैं एक हम लोग, है ना। देखो एग्जांपल देखो, चलो मान लो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमारे पास एक छोटा सा स्क्वायर है। ये स्क्वायर है तो इसका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, क्या कोई इसका अलग चीज कुछ होगा क्या? नहीं। इसके पीछे क्या है उसको मत देखो। सरफेस का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा केवल उसको देखो, है ना। क्या? नहीं, 3D पार्ट नहीं देखना है हमको, केवल ऊपर वाला देखना है ना। तो किसी भी सरफेस का केवल और केवल लेंथ और ब्रेथ ही होता है। सही बात है। चलो पांचवा हो गया। छठा क्या है? छठा नंबर, द एज है या एजेज है? द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। क्या है देखो क्या लिखा है, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि मान लो यदि हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है, यदि हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका एज हमारा कौन कौन सा? एज मतलब होता है कोना, है ना। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा हमारा किसको फॉर्म कर रहा है? एक लाइन ही को ही तो फॉर्म कर रहा है ना। तो वही लिखा हुआ है कि दी एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। जो भी कोना आपको दिख रहा है ना, वो सारा कोना हमारा किससे मिलके बना है? लाइन से ही तो मिलके बना है। और सारा कोना आपस में मिलेगा तो लाइन ऑटोमेटिक हमारा बन जाएगा। बस वही बात है। तो ये भी हमारा सही बात निकला। उसके बाद फिर आगे क्या है? सातवां और सबसे लास्ट वाला होगा हमारा, अब प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with the straight lines on itself। देखो इसका मतलब क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, गौर से देखा जा रहा है इसको। A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि मान लो यदि हमारे पास ये एक प्लेन सरफेस है, चलो सर्किल भी हमारा क्या है? एक प्लेन सरफेस ही है ना। सर्किल भी हमारा एक प्लेन सरफेस है। तो क्या हम लोग इस पे एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं क्या? किसी भी प्रकार का आप खींच दीजिए। वही बात इसमें कहा गया है। कितना सिंपल सा बात कहा गया है और कितना लंबा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसमें केवल ये कहा गया है कि किसी भी प्लेन सरफेस पे आप स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। जैसे यदि मान लो यदि हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, वो भी हमारा क्या है? प्लेन सरफेस ही तो है। इस पे भी हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। सही बात है ना। तो प्लेन सरफेस पे आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। देखो ये आपको लग रहा होगा कि बड़ा आसान सा बात है, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है, आप थोड़ा सा सोच पा रहे हैं इसके बारे में? केबल और केबल प्लेन सरफेस पे ही स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। अनप्लेन सरफेस पे आप नहीं खींच पाएंगे, कभी नहीं खींच पाएंगे। आप खींच के दिखा दीजिए हमको। ये प्लेन है ना, बिल्कुल एकदम समतल है, एकदम पूरा प्लेन है। देखो कहीं पे भी उबड़ा खाबड़ा है क्या इस पे? नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें किसका बात, हाँ दीवार का यदि हम लोग बात करें, तो दीवार हमारा यदि अच्छे से पेंट नहीं हुआ है तो वो हमारा क्या है? प्लेन सरफेस है क्या? नहीं। प्लेन मतलब प्लेन तो है, वो देखने में चिकना है, लेकिन फिर भी बोर्ड के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा खुरदरा टाइप का है। तो उस पर आप स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पाएंगे, किसी भी हालत में नहीं खींच पाएंगे। तो इक्लुइड ज्योमेट्री में ये जो हमारा 7 डेफिनेशन है इक्लुइड साहब का दिया हुआ, वो आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा है। हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इतना ज़्यादा यूज कर लिया है ना कि हमको ये आसान लगने लगा है। लेकिन इसके पीछे ना आप यदि हर एक पॉइंट के बारे में यदि गौर से गहराई से सोचेंगे तो आपको एक लॉजिक नज़र आएगा, बिल्कुल एक लॉजिक नज़र आएगा, है ना। कोई डाउट अब इसमें? तो ये था हमारा इक्लुइड्स साहब का
7 डेफिनेशंस दिया हुआ, और ये डेफिनेशंस हमारा 7 डेफिनेशंस इसके पहले वाले बुक का है ना। हालांकि 23 हैं, लेकिन 7 ही केवल आपको इसमें पढ़ने हैं। तो इसमें कोई डाउट अब समझ में आ गया हर चीज। इसके बाद फिर इक्लुइड्स के एलिमेंट्स को जब आप पढ़ेंगे, यानी कि उसके अलग अलग बुक को जब आप कभी पढ़ने का आपको मौका मिले, तो उसमें आपको 2 वर्ड ना बार बार मिलेगा, 2 वर्ड बार बार मिलेगा जब आप इक्लुइड के बारे में पढ़ेंगे। और जब आप इक्लुइड का जो दिया हुआ ज्योमेट्री है, देखो हम लोग जो इस क्लास में पढ़ेंगे, जो ज्योमेट्री चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारा होगा इक्लुइड ज्योमेट्री, यानी कि इक्लुइड ने क्या हमको दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। केवल ऐसा नहीं समझना है कि इक्लुइड, इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे अपने क्लास में, वो इन दोनों का दिया हुआ था, इन्होंने समेट दिया, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं। इसमें केवल और केवल हम लोग इन्होंने जो थ्योरी दिया था अपना, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी कि इक्लुइड के ज्योमेट्री को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको बार बार 2 टर्म सताएगा, मिलेगा, बार बार मिलेगा, परेशान करेगा आपको। पहला है एक्सियोम्स, दूसरा है पोस्टुलेट्स। क्या है? पोस्टुलेट्स। ये दोनों टर्म आपको बार बार परेशान करेगा, तो समझ लेते हैं दोनों का मतलब क्या है पहले, है ना। इसमें कोई डाउट? अब इसको हम लोग थोड़ा सा अपने आगे बढ़ने क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा देखो, एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि इक्लुइड्स का 6वां डेफिनेशन क्या था, लिखो, लिखना पड़ेगा आपको। इसका आप ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। 7वें को पहले और पहले वाले को 7वें, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम पहले बोले ना, इसमें थ्योरी वाला पार्ट बहुत कम है, सॉरी प्रैक्टिकल वाला कम है, थ्योरी वाला ज़्यादा है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो 23 था, 23 में से केवल आपको 7 याद करना है, तो आसान बात है ना। लेकिन हाँ, अभी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि एक्सियोम में भी हमारा अलग अलग पार्ट है, फिर से हमारा पोस्टुलेट्स में भी हमारा अलग अलग पार्ट है, तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ को आपको, है ना। चलिए, कोई डाउट इसमें? अब ऑनलाइन वाले बच्चों को यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।